आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में कि हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में कब यूज़ करते हैं और स्पेशली एक्सेल में हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ जो है वो हम एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे एक रिसर्च टॉपिक से और फिर हम उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, उसके रिसर्च हाइपोथेसिस को देखेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को और उसके बाद जो इसके रिजल्ट्स हैं उनको हम एपीए फॉर्मेट में किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हो सकता है थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाए, तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए आप एंड तक देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो टॉपिक जो है वो हमारा वो है एक्सप्लोरिंग द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन कराची, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। तो ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत क्लियर है कि हम यूनिवर्सिटी टीचर्स के रिसर्च एटीट्यूड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और इसका जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है वो भी एग्जैक्टली यही है कि हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं रिसर्च एटीट्यूड ऑफ टीचर्स को, और इसमें हम डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स के टीचर्स को शामिल करेंगे और दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स जो हैं वो हमारे सैंपल में शामिल होंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा कि रिसर्च एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स जो है इसको हम मेजर किस तरीके से करेंगे, और इसकी मेजरमेंट के लिए हमें एक टूल का यूज़ करना होगा और वो टूल जो है वो हम एक क्वेश्चनर के तौर पर हम यूज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चनर है, ये जो टूल है, ये इंस्ट्रूमेंट जो हमने इसमें यूज़ किया है, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके हमने 3 सेक्शंस लिए हैं रिसर्च एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स। इसमें जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स के बारे में है, जिसमें 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पूछे हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी है ये रिसर्च एटीट्यूड स्केल है, जो कि 5 पॉइंट लिकेट स्केल है। इसके ऊपर लोग जो हैं इन स्टेटमेंट्स को जब रेट करेंगे तो उनकी रेटिंग के रिजल्ट्स के तौर पर जब हमारे पास उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे तो फिर हम इनकी कोडिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 5। 1 जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए यूज़ हो रहा है और 5 जो है वो स्ट्रांगली एग्री के लिए है। तो ये 10 आइटम्स हैं इस स्केल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिस्पोंडेंट्स होंगे उनका स्कोर 10 से लेके 50 तक की रेंज में होगा। तो जो स्कोर्स 50 के क्लोज होंगे उसको हम हाई रिसर्च एटीट्यूड जो है वो कंसिडर करेंगे, और जो स्कोर्स 10 के क्लोज होंगे उसका मतलब होगा कि इन टीचर्स का रिसर्च एटीट्यूड का जो स्कोर है वो लो है। अब ये जो स्केल हमने इस तरीके से यूज़ किया है, सेक्शन बी में रिसर्च एटीट्यूड स्केल है। इसके बाद हमने सेक्शन सी जो है इसमें कुछ बिहेवियरल या इसको ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस कहते हैं, वो भी 5 क्वेश्चंस हमने इस स्केल में इस इंस्ट्रूमेंट में पूछे हैं। और इसमें 3 जो हैं वो ट्राइकोटोमस हैं, यानी 3 ऑप्शंस हैं उनमें, और जो 2 लास्ट के हैं वो डायकोटोमस हैं, यस नो के जवाब हैं उसमें। तो ये सारा जो डाटा हमारे पास आएगा रिगार्डिंग द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, इसको फिर हम एनालाइज करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए। इस वीडियो में हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। स्पेशली ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने स्केल, रिसर्च एटीट्यूड स्केल हमने लिया है, ये कौन सा स्केल है? तो बेसिकली ये जो स्केल है इसको रिफ्लेक्टिव स्केल कहा जाता है, और ये रिफ्लेक्टिव स्केल एक मेजरमेंट स्केल्स की एक टाइप होती है, और ये ख़ास तौर पर रिसर्च में उस वक्त यूज़ किया जाता है जब रिस्पोंडेंट्स को अपने किसी बिहेवियर या अपने एटीट्यूड को किसी एक स्केल के ऊपर जो है वो रेट करने को कहा जाए। और ये जो स्केल्स होते हैं
ये नॉर्मली एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें जो आइटम्स होते हैं वो आपस में हाईली को रिलेटेड होते हैं, और जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उन्होंने उसको जो है वो 3 पॉइंट या 5 पॉइंट या 7 पॉइंट के स्केल के ऊपर रेट करना होता है। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टिव स्केल्स होते हैं ये आमतौर पर जो ट्रेड्स होती हैं, जिस तरह के सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एक्सेट्रा, इनको मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जिस तरह से अभी हमारा जो स्केल है वो एटीट्यूड, रिसर्च एटीट्यूड को मेजर कर रहा है। ये जो इस तरह के रिफ्लेक्टिव स्केल्स हैं, ये एटीट्यूड्स को किसी स्पेसिफिक बिहेवियर या किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो है वो भी मेजर करने के लिए यूज होते हैं। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे अभी ये रिसर्च एटीट्यूड है, इसी तरह से एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्रग यूज हो सकता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग हो सकता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकता है, इस तरह से। तो या तो हम एटीट्यूड मेजर करते हैं रिफ्लेक्टिव स्केल में टुवर्ड्स सम टॉपिक, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसमें कोई पर्सनालिटी का ट्रेट मेजर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने ये रिफ्लेक्टिव स्केल यूज किया है इस रिसर्च में डाटा कलेक्शन के लिए। तो अब हम चलते हैं कि हमारे जो स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस स्टडी के वो क्या होंगे, और स्पेशली हम इसमें वो ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जिनको हमने फर्दर एनालाइज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से करना है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस इन रिसर्च एटीट्यूड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी टीचर्स इन कराची। तो अब हमारा मकसद पहला ये था कि हम एक्सप्लोर करें कि यूनिवर्सिटी टीचर्स का जो रिसर्च एटीट्यूड है उसको लेवल क्या है। तो अगर हमें ये पता चल गया ऑन अ स्केल ऑफ 10 to 50, क्योंकि हमारा 10 आइटम्स का स्केल था, तो 10 से 50 के बीच में जो उनका स्कोर आएगा, तो ये तो अंदाजा हो जाएगा कि जिनका स्कोर कम है, 10 के करीब है, उनका एटीट्यूड लो है, और जिनका 50 के क्लोज आएगा उनका बहुत ज्यादा है, और जो बीच में आएगा उसको हम कहेंगे मॉडरेट है। लेकिन अगर हम फर्दर ये एनालाइज करना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च एटीट्यूड है, क्या इसमें ये जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, इनमें क्या ये रिसर्च एटीट्यूड का जो स्कोर है, मीन स्कोर है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है। जैसे कि अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं, इनके जो टीचर्स हैं, इनका जो मीन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर है, क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या उसमें या वो सेम है। तो बेसिकली हमने दो ग्रुप्स में ये देखना है कि क्या इनका मीन स्कोर जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये। तो इसमें हमारे ग्रुप्स जो हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, इसके बाद हम फर्दर ये भी कर सकते हैं कि हम ये ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट बना लें। जैसे कि अब सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो गया कि सेम हमने वही इसमें भी चेक करना है, लेकिन इसमें हमने मेल और फीमेल यूनिवर्सिटी टीचर्स को ग्रुप्स के तौर पर लेना। तो जेंडर के बेसिस पे अब हमने देखना है कि क्या मेल्स का रिसर्च एटीट्यूड और फीमेल्स का रिसर्च एटीट्यूड जो है, मीन रिसर्च एटीट्यूड जो है, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। थर्ड ऑब्जेक्टिव में हमने मैरिड और अनमैरिड का देखना है, और फोर्थ ऑब्जेक्टिव में हमने डिपार्टमेंट वाइज देखना है। तो हम डिफरेंट ग्रुप्स का जो ये रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है उसमें डिफरेंस जब देखना चाह रहे हैं, और हमारे ग्रुप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो बिल्कुल उनका आपस में किसी भी तरह का कोई आपस में एसोसिएशन नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, तो हम और भी तरह के ग्रुप्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बना के जब उनमें डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो फिर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डाटा पे।
तो हमारे पास जो डाटा है ये हमारी एक्सेल फाइल में डाटा हमने वहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है, और डाटा को जो हमने यहाँ पे इनपुट किया है तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स थे। तो जो हमारा पहला कॉलम है ये है टीचर्स, तो टीचर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमने टीचर्स को लेबल किया है, और डाटा इस तरह से है कि जो फर्स्ट टीचर थे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से थे और उनका डिपार्टमेंट इंग्लिश था। 29 इयर्स की एज थी और वो फीमेल थी। उनका मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड थी, और एकेडमिक पोजीशन इनकी लेक्चरर है। उनका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का था, और ये हमारा आगे स्केल शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ये जो हमारा रिसर्च एटीट्यूड का स्केल था उस पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने इनका जो कोड है वो 4 है। 4 का मतलब ये है कि इन्होंने एग्री किया इस स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 2 में इनका जो कोड है, जो स्कोर है वो 2 है। 2 का मतलब है कि इन्होंने डिसएग्री किया, एंड सो ऑन। तो ये 10 क्वेश्चंस का जो स्केल है उस पे इनके स्कोर्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से फिर जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15, तो ये जो उनकी बिहेवियरल क्वेश्चन थे, लास्ट जो सेक्शन सी था 11 से लेके 15 तक, ये उनके रिस्पॉन्सेज हैं इसके ऊपर। अब सबसे पहले हमने ये किया है कि ये जो 1 से लेके 10 तक ये क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को हमने टोटल कर लिया, इनका सम लेके यहाँ पे इनका रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर हमने निकाल लिया। ये जो रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है ये इनका सम है। अच्छा, इसको करते कैसे हैं? ये इस तरह से हुआ है। मैं पहले ये जो पुराना मैंने इसका सम किया हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और हम इसको दोबारा से करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक का सम लिया है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये पूरी रो जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का टोटल स्कोर सम आ जाएगा। और फिर हम ये जो राइट कॉर्नर है बिल्कुल यहाँ पे, इसको हम यहाँ से पकड़ के और ये पूरा ड्रैग कर देंगे। तो ये सारे जितनी भी रोज हैं हमारे पास, जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, ये 60 रिस्पोंडेंट्स हैं, इनका ये टोटल स्कोर हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 1 था उनका टोटल स्कोर 39 है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है टीचर्स 2 सेकंड टीचर जो है उनका 45 है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रिसर्च एटीट्यूड के स्कोर्स आ गए हैं। अब हम ये करते हैं कि अपना डाटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो था उसको वापस से देखते हैं, और हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के टीचर्स का जो रिसर्च एटीट्यूड है उसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया था वो ये सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस बनाया है, और फिर उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। अब ये हम देखते हैं कि ये हमारे हाइपोथेसिस जो हैं उसमें हमने क्या लिखा है। बिल्कुल वही चीज हमने इसमें लिखी है। नल हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ कराची, और इसके अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम ये लिखेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ कराची। अब ये हाइपोथेसिस जो है इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम वापस अपनी एक्सेल वाली शीट पे जाते हैं, और अब हम ये 2 ग्रुप्स जो हैं वो हम बनाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के टीचर्स का। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी वाला हमारा कॉलम है इस पे, और यहाँ से अब हम जाएंगे सॉर्टिंग पे। ये सॉर्ट एंड फिल्टर को हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि सॉर्ट फ्रॉम Z to A, ये सॉर्ट फ्रॉम A to Z होता है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, और फ्रॉम Z to A करेंगे तो वो उसका ऑपोजिट आएगा। तो हम फ्रॉम Z to A कर रहे हैं, उससे ये होगा
कि ये हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बिल्कुल ऊपर आ गई हैं और प्राइवेट सेक्टर जो हैं उसके नीचे चली गई। तो क्योंकि हमारा सैंपल जो है वो 60 टीचर्स का है, सॉरी, तो उसमें 30 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं और 30 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं। तो अब जो हमारा पहले 30 स्कोर्स हैं, यहाँ से हम देखते हैं राइट साइड पे आके, ये रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि यहाँ से हम पहले 30 जो रिस्पॉन्सेज हैं, यहाँ तक मैं 30 रिस्पॉन्सेज को हम कॉपी कर लेंगे। ये यहाँ तक आप इसमें देखें तो हमारे 30 रिस्पॉन्सेज जो हैं ये हो गए हैं, क्योंकि पहला वाला जो है 31 तक आ रहा है। तो पहला वाला जो था उसमें लेबल भी शामिल था, और ये हम इसको देखें तो हमारे सारे पब्लिक सेक्टर के इसमें आ गए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम एक नई शीट पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ये एक नई शीट पे आते हैं और इसमें हम पहला सेल छोड़ देते हैं, दूसरे सेल में हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट के लिए हम यहाँ से ऑप्शन यूज करेंगे और ये पेस्ट वैल्यूज पे जो सोर्स फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है ये हमने यूज किया और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम वापस जाते हैं और इसके बाद जो 32 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको यहाँ से कॉपी करते हैं और उनको भी जाके वहाँ पे सेकंड कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको कॉपी किया और ये कॉपी करने के बाद इसको भी हम इस शीट में ले गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट के लिए फिर हम वही ऑप्शन जो है वो पेस्ट का यूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर इनका लेबल भी लिख देंगे। तो पहला वाला जो था ये था पब्लिक और सेकंड वाला जो है ये प्राइवेट है, तो इस पे प्राइवेट लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज जो है वो हम 11 से 12 कर देते हैं। उसके बाद अगर हमने फॉन्ट स्टाइल को एरियल पे करना है तो एरियल कर देते हैं और फिर सेम यही इसको फॉर्मेट पेंटर को यहाँ से क्लिक करेंगे और सेम इसके ऊपर आके हम वापस क्लिक करते हैं तो वही जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि ये जो इसका लेबल है वो ज़रा सा हमें वाज़े तौर पर दिखे। तो ये हमारा जो डाटा था उसमें से ये 2 ग्रुप्स जो हैं उनका हमारे पास स्कोर आ गया है। अब इनके ऊपर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डाटा एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ऐड इन्स पे। ऐड इन्स को क्लिक करने के बाद हम आगे जाएंगे और यहाँ से हम गो पे जाएंगे और ये जो विंडो खुलेगी इसमें ये जो पहला डाटा एनालिसिस टूल पैक जो है, एनालिसिस टूल पैक, इस पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है मेरे पास। आप लोगों ने अगर इस पे टिक नहीं लगा हुआ तो इसको टिक करके इसको ओके कर देना है। तो जैसे आप ये कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाटा एनालिसिस का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अब ऊपर यहाँ पे जहाँ पे ये डाटा आ रहा है इस पे हमने क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये राइट कॉर्नर पे डाटा एनालिसिस आ जाएगा। डाटा एनालिसिस को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ से ये देखना है कि यहाँ पे F टेस्ट 2 सैंपल फॉर वेरिएंस कहाँ पे है। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया F टेस्ट 2 सैंपल फॉर वेरिएंस। इसको हम ओके करेंगे। जैसे ये विंडो हमारे पास खुलती है तो इसमें वेरिएबल 1 रेंज में हम अपना पहला वेरिएबल जो है उसको लेबल समेत यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक और ये इसका एड्रेस पूरा इसमें आ जाएगा। फिर हम कर्सर को यहाँ पे वेरिएबल 2 में लेकर आएंगे और इसको हम वापस जो हमारा सेकंड कॉलम है, जो सेकंड वेरिएबल है, उसको भी हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे।
ये भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टिक कर देंगे लेबल्स में। इसका मतलब है कि हमारी ये जो कॉलम्स हैं, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इसमें जो टॉप पे जो पहला सेल है उसमें हमारे पास जो है वो लेबल है। और फिर हम ये करेंगे कि अब हमें इसकी जो आउटपुट है वो कहाँ चाहिए, उसके लिए अगर तो हमें ये आउटपुट एक नई वर्कशीट के ऊपर चाहिए तो फिर तो हम इसको ओके कर देंगे, और अगर हमें ये इसी के ऊपर चाहिए, इसी शीट पे, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे आउटपुट रेंज जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर जिस सेल में हमें चाहिए, मसलन मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कर्सर को यहाँ लेकर आऊंगा, इसको वापस यहाँ से एरो को प्रेस करेंगे तो ये इसकी आउटपुट रेंज आ जाएगी। अब मैं इसको ओके जब करूंगा तो ये मेरे पास जो इसका एनालिसिस है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास दोनों सैंपल्स थे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के, इनका जो वेरिएंस है क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। तो हमने एफ टेस्ट यूज किया है फॉर एफ टेस्ट 2 सैंपल्स फॉर वेरिएंसेस। तो हमने देखना है कि वेरिएंसेस इनके सेम है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो पी वैल्यू आ रही है एफ टेस्ट की वन टेल, वो आ रही है 0.135। 0.135 जो है, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये हमने वैल्यू चेक की कि हमारी पी वैल्यू इसमें क्या आ रही है, तो पता चल रहा है कि 0.135 है, विच इज नॉट लेस देन 0.05। ये 0.05 से ज्यादा है। अगर ये 0.05 से कम आती तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, और अगर ये 0.05 से ज्यादा आती है तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा नल हाइपोथेसिस है क्या। तो एफ टेस्ट में हमारा नल हाइपोथेसिस ये होता है कि वेरिएंसेस ऑफ द टू ग्रुप्स आर इक्वल। तो हमारा नल हाइपोथेसिस ये होता है कि वेरिएंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, वेरिएंसेस इक्वल है। और ऑल्टरनेट ये होगा कि जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल नहीं है या डिफरेंट हैं। तो इस केस में क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि नल हाइपोथेसिस जो है वो अपहेल्ड हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, तो इट मींस के वेरिएंसेस जो हैं वो दोनों ग्रुप्स के इक्वल हैं। ये हमने क्यों चेक किया है? ये हमने इसलिए चेक किया है क्योंकि जब हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शंस आएंगी। तो अभी हम टी टेस्ट को भी अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन से 2 ऑप्शंस उसमें आते हैं। दोबारा हम डाटा पे जाएंगे और फिर हम यहाँ पे डाटा एनालिसिस पे जाएंगे। अब हम नीचे आते हैं और ये जो सबसे आखिर में आप देखें तो पहले इसमें 3 तरह के टी टेस्ट हैं। पेयर्ड टी टेस्ट, पेयर्ड 2 सैंपल फॉर मीन्स, फिर 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस और एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस। तो ये जो 2 चॉइसेस हैं, एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस और अनइक्वल वेरिएंसेस, इनमें से हमने कौन सा करना है यूज, उसके लिए हमने एफ टेस्ट किया है। तो एफ टेस्ट से हमें ये पता चला कि वेरिएंसेस दोनों ग्रुप्स के इक्वल हैं, इसलिए अब हम इसमें जो हमारी चॉइस होगी टी टेस्ट की वो ये वाली होगी, टी टेस्ट 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर ये विंडो खुलेगा। अब हम दोबारा से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का ये पूरा कॉलम जो है वो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कर्सर को वापस यहाँ पर लाएंगे और दोबारा से हम अपना जो सेकंड कॉलम है, जो सेकंड ग्रुप है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, लेबल्स इसमें शामिल थे। अच्छा, इसके बाद फिर वो पूछ रहा है कि आपको आउटपुट कहाँ चाहिए। तो अब हम इसी शीट पे वापस हम कहते हैं कि इसी शीट पे हमें आउटपुट दे दो, और हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इस जगह पे इसके बिल्कुल बराबर में, और ये इसकी आउटपुट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेल जो है ये मैंने K2 सिलेक्ट कर लिया, और इस एरो को मैं वापस क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, टी टेस्ट 2 सैंपल फॉर एज्यूमिंग एक इक्वल वेरिएंसेस।
तो इसमें अब हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 58 है। मीन हम देखते हैं, सबसे पहले मीन जो है वो पब्लिक सेक्टर में 33.9 है, प्राइवेट में 42.4 है, वेरिएंस भी दिया हुआ है, टोटल ऑब्जर्वेशन 30 हैं, पूल्ड वेरिएंस भी हमारे पास है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, टी टेस्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी है -5.7, वन टेल जो है वो 1.93 इंटू ये जो इंटू e⁻⁻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 ⁻
0.93 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत छोटी वैल्यू है जिसमें जीरो के बाद जिसमें पॉइंट के बाद 6 जीरोज होंगे, 0.00006 जीरोज, उसके बाद 193 होगा। तो इसका मतलब है कि बहुत छोटी है वैल्यू, 0.05 से बहुत छोटी है। अगर टू टेल देखें तो वो भी काफ़ी छोटी है, उसमें भी उसकी 10 की पावर -7 ही आ रही है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमने टू टेल जो वैल्यू है उसको हमने देखना है, और टू टेल में हम ये देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हम एक दफ़ा वापस अपने हाइपोथेसिस को देख लेते हैं, हम वर्ड फाइल पे आके देखें तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एटीट्यूड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ कराची। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंस है, हम ये नहीं कह रहे कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा है या पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट से कम है। तो डिफरेंस है, इसलिए टू टेल ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो टू टेल हमने हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट करना है। तो यहाँ से हम रिजल्ट्स में टू टेल की जो पी वैल्यू है वो देखेंगे, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0.05। तो अब हम ये करते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ गई हैं, मीन पब्लिक और प्राइवेट का भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को भी देखना चाहते हैं मज़ीद, तो हम एक दफ़ा फिर डाटा पे जाके डाटा एनालिसिस पे जाते हैं, और अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इसको ओके करते हैं। और अब ये जो हमारे पास इनपुट रेंज आएगा, इसमें हम ये करते हैं कि ये दोनों जो हमारे कॉलम्स हैं इनको एक साथ सिलेक्ट करके इसमें हम एंटर कर देते हैं, और इसमें भी हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि लेबल्स जो हैं फर्स्ट उसमें शामिल हैं। और इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि समरी स्टैटिस्टिक्स को भी हम टिक लगा देते हैं, और फिर आउटपुट रेंज इसमें भी हम यहीं पे ले लेते हैं। इनके नीचे हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे इस सेल में हम इसका इनपुट जो है वो बल्कि ये इनपुट वापस आ गया, इसको हम एक दफ़ा वापस से करना होगा क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया। मैं इसको वापस यहाँ से इनपुट को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे ये करना था कि आउटपुट रेंज में इस एरो को पहले क्लिक करना था ताकि मुझे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकूं कि मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए। अब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और इस एरो को वापस से क्लिक करता हूँ, तो अब ये यहाँ पे आउटपुट रेंज आ गई है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का जो भी डाटा है उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास आ गई है, और ये भी हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपना जब एनालिसिस को हम रिपोर्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें मौजूद हैं। तो ये इस तरीके से हमने टी टेस्ट को यूज़ करना होता है। टी टेस्ट को हम एक्सेल में इस तरह से अप्लाई करते हैं कि पहले एफ टेस्ट करके ये देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स जो हैं उनके वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं है, और फिर हमने उसी हिसाब से टी टेस्ट चूज़ करना होता है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी हम साथ में कर लेते हैं कि एनालिसिस रिपोर्ट करते हुए हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे कि इसका ये तो हमें पता चल गया कि एनालिसिस से हमें ये, जैसे मैं टी टेस्ट का एनालिसिस देख रहा हूँ जो टेबल है ये, तो इसमें हमें ये पता चला कि जो हमारी अल्फ़ा की जो हमारी पी वैल्यू है दैट इज़ लेस देन अल्फ़ा, यानी
ये 0.05 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि हमारे जो दोनों ग्रुप्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के टीचर, उनके रिसर्च एटीट्यूड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये तो पता चल गया, लेकिन अब हम फर्दर ये देखना चाहते हैं कि ये डिफरेंस तो है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है इसका इफेक्ट साइज कितना है। या हम इसको अगर रीफ्रेज करें तो हम ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, यूनिवर्सिटी की जो टाइप है, इसका इम्पैक्ट है रिसर्च एटीट्यूड के ऊपर, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, लेकिन कितना सिग्निफिकेंट है, उसका इफेक्ट साइज क्या है, वो अब हम देखने के लिए हम इसका इफेक्ट साइज कैलकुलेट करेंगे। तो इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने के लिए अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो डाटा है, इसको हम वापस उठा के एक नई शीट पे ले जाते हैं और वहां इसका इफेक्ट साइज जो है वो चेक करते हैं। तो मैंने यहां से इसको ऑलरेडी कॉपी किया हुआ ये इफेक्ट साइज के लिए, और ये मैंने वापस वही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का ये जो दोनों कॉलम्स है वहां से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया नई शीट के ऊपर। इफेक्ट साइज जो होता है उसका कोहेन्स डी जो है, ये इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। कोहेन्स डी का जो फॉर्मूला है फॉर इफेक्ट साइज वो है m2 माइनस m1 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है ये SDP। ये फॉर्मूला इफेक्ट साइज चेक करने के लिए, और इसका स्केल जो है इफेक्ट साइज का, उसकी जो रेंज है वो भी यहाँ पर दी गई है। और रेंज ये स्मॉल इफेक्ट साइज जो है वो होता है अगर हमारी डी की वैल्यू 0.2 आ जाए, 0.2 से लेके 0.5 तक मीडियम इफेक्ट साइज होता है, और 0.5 से लेके 0.8 तक जो है वो मॉडरेट इफेक्ट साइज जो है वो होता है। 0.2 से 0.5 तक स्मॉल इफेक्ट साइज है, 0.5 से 0.8 तक जो है वो मीडियम इफेक्ट साइज है, और 0.8 ऑनवर्ड्स जो होता है वो लार्ज इफेक्ट साइज है, और अगर 0.2 से भी कम आए तो वो वेरी स्मॉल इफेक्ट साइज होगा। अब फार्मूला जो है वो अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फार्मूला क्या है। तो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये हमारे पास, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। M1 क्या है, M1 हमारा मीन है पहले ग्रुप का। तो हमारा पहला ग्रुप जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनका जो मीन होगा वो M1 होगा। M2 जो है वो सेकेंड ग्रुप का मीन है। ST1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सेकेंड ग्रुप का है, और फिर ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, और फिर ये कोहेन्स डी है। अब ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूं, मैं इसको एक दफा वापस करता हूं आप के सामने। तो जैसे M1 हमें करना है तो मैं एक टेबल यहाँ पे और सिलेक्ट कर लेता हूं, और इसमें मैं ये सारे इसके अंदर मैं ये करता हूं कि ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे पहला जो है वो M1 में लिखता हूं। M1 के लिए यहाँ पे मुझे मीन चाहिए इस पहले ग्रुप का, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करेंगे, और मीन के लिए इसमें जो फार्मूला यूज होता है एक्सेल में वो होता है एवरेज का। तो हम लिखते हैं AV, तो एवरेज ही हमारे पास आ गया। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहां से हम ये सिर्फ इसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम इसके लेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास 33.9 जो है ये मीन पहले ग्रुप का आ गया। बिल्कुल सेम यही काम हम सेकंड के लिए करेंगे। इसको मैं M2 लिख लेता हूं, और यहाँ पे फिर मैं इज इक्वल टू और एवरेज को डबल क्लिक करता हूं, और फिर मैं सेकंड ग्रुप का ये पूरा कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूं। तो ये मेरा
मीन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये मीन M1 M2 के जो मीन है, ये अगर हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं भी करना है, हमारे पास ऑलरेडी पीछे ये मीन कैलकुलेट हुए हैं, जो हमने टेबल में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किया था उसमें भी हैं ये, और जो पहले हमारा एनालिसिस टी टेस्ट का हुआ था उसमें भी हैं। लेकिन अभी हम वापस ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ST1 जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 जो है, उसके लिए अब हम ये करते हैं कि इज इक्वल्स टू STD स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये हमारे पास क्योंकि सैंपल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो STDEV ये P है, ये फॉर पॉपुलेशन है, और ये जो S है ये फॉर सैंपल है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और डबल क्लिक किया, और फिर हमने यहाँ से अपनी रेंज जो है ये पूरी सिलेक्ट की, और यहाँ तक करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया, इसको एंटर किया, और ये हमारे पास जो है इसका मीन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसी तरह से अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब हम 2 का भी कर लेते हैं। ये 1 का था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कर लेते हैं, सेम वही करेंगे। तो इज इक्वल्स टू STD, और ये यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें वापस हमने प्राइवेट सेक्टर का पूरा कॉलम जो है उसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो ये आ गया। लास्ट में हमने कोहेंस डी जो है उसके ऊपर कैलकुलेशंस करनी है। कोहेंस डी, तो कोहेंस डी के लिए हमारी कैलकुलेशन जो होगी उसमें हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, बल्कि एक चीज मिस हो गई है, पहले हम वो कर लेते हैं, वो हमारा पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है। तो अब हम पहले लिखते हैं इज इक्वल्स टू, ये हमने टाइप किया, उसके बाद स्क्वायर रूट होगा, तो SQ, ये स्क्वायर रूट आ गया SQRT, इसको डबल क्लिक करें। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, तो हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इसको यहाँ इस सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो शिफ्ट प्रेस करके, और ये 6 के ऊपर जो कैप है, ये कैप हमने यहाँ से ये की प्रेस की, और फिर 2 प्रेस किया, ये इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने प्लस साइन लगाया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जो है, ये सेल जो है इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर भी स्क्वायर किया, और ब्रैकेट क्लोज किया अपॉन 2, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो इसमें एक फार्मूला लिखते हुए एक चीज जो है उसमें प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम जो है उसको हमें ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, तो हम कहते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमें ये इसका आंसर जो है वो मिल गया है कि पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये आ गया। अच्छा, इसमें जो गलती ये हुई है उसको हम वापस करेक्ट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट के बाद हमें एक डबल ब्रैकेट बनाना था, तो हम एक और ब्रैकेट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जाके, और फिर लास्ट में एक ब्रैकेट बना लेते हैं, और फिर इसको वापस एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा करेक्शन हो गया। तो अब पूल्ड जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वापस वही आ गया जो 5.75 आना। तो ये फार्मूला लिखते हुए आपने एहतियात करनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाद 2 ब्रैकेट्स हैं, और फिर लास्ट में एक ब्रैकेट, और सबसे आखिर में हमें कोहेंस डी कैलकुलेट करना है। तो कोहेंस डी के लिए हम ये ऊपर वाला फार्मूला जो है इसको अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले इज इक्वल्स टू हमने टाइप किया, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, M2 हमारे पास ये है, M2 माइनस M1 जो है वो ये ऊपर है, ये लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, और डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया था इसको किया, और एंटर प्रेस किया, तो ये हमारे पास 1.478 का कोहेंस डी आ गया। अब इसको जब हम देखते हैं तो ये एक लार्ज इफेक्ट साइज है, क्योंकि 0.8 से ऊपर जो भी होगी डी की वैल्यू वो लार्ज इफेक्ट साइज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें मिला है दोनों ग्रुप्स में वो एक लार्ज डिफरेंस है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि दोनों हमारे ग्रुप्स जो हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है, ये जो इम्पैक्ट है यूनिवर्सिटी टाइप का, ये एक लार्ज इम्पैक्ट है। तो ये कैलकुलेशंस के बाद अब हम देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स को हम रिपोर्ट किस तरह से करेंगे। तो वर्ड की फाइल में आ जाते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि हम रिजल्ट्स को किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे टेबल बनाया, टेबल नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रिजल्ट्स फॉर रिसर्च एटीट्यूड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी टीचर्स। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो टीचर्स हैं, इन दो ग्रुप्स में हम डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज किया है और उसके रिजल्ट्स इस टेबल में दिए गए। तो उसमें ये कॉलम्स हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, फिर एफ वैल्यू, टी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम और पी वैल्यू। यहाँ पे हमने मीन्स भी इनके बता दिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया है, नंबर्स बता दिए 30-30 दोनों में से थे। एफ टेस्ट जो है इसमें हमने, ये हमारे पास एफ टेस्ट है, इसके हमारी वैल्यूज हमने यहाँ पे बता दी हैं कि जो पहले हमने एफ टेस्ट किया था उसकी वैल्यू बताई, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, पी वैल्यू भी बताती। फिर जो हमने टी टेस्ट किया है उसकी भी हमने यहाँ पे वैल्यूज बता दी। ये टी टेस्ट की वैल्यूज हैं। तो टी टेस्ट की वैल्यू -5.72 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये थी, और पी वैल्यू इसकी बहुत कम थी तो इसलिए हमने 0.000 लिखी है। अच्छा, अब इसको हम रिपोर्ट करते हुए हम क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट करते हुए हम ये बता रहे हैं, Table 1 shows the results of F test conducted to test the equality of variances between research attitude of public and private university teachers, and the T test was used to test the difference in means of research attitude between these two groups. अब हम ये बता रहे हैं कि एफ टेस्ट हमने किया है वेरिएंसेस को देखने के लिए कि वेरिएंसेस दोनों ग्रुप्स के इक्वल थे या नहीं, और फिर टी टेस्ट किया है कि जो उनका रिसर्च एटीट्यूड का मीन स्कोर था तो क्या उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो ये हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया कि हमने क्यों एफ टेस्ट अप्लाई किया और टी टेस्ट क्यों अप्लाई किया। फर्दर जो है वो हम ये बता रहे हैं रिजल्ट्स के बारे में कि द रिजल्ट्स शोज दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेरिएंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी टीचर्स रिसर्च एटीट्यूड। तो यहाँ हमें ये पता चला कि जो एफ टेस्ट हमने अप्लाई किया था उससे हमें ये पता चला कि इनके वेरिएंसेस में कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस वहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुआ था, और हमें ये पता चला था कि ये दोनों के जो रिसर्च एटीट्यूड के जो वेरिएंसेस हैं वो सेम है। इसलिए फिर अपने टी टेस्ट जब अप्लाई किया तो उसमें हमने इक्वल वेरिएंसेस वाला टी टेस्ट जो है वो अप्लाई किया। तो ये उसकी सारी कैलकुलेशंस जो हैं, जो हमारे पास स्कोर्स आए हैं वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो विच मीन्स दैट द अजम्पशन ऑफ इक्वल वेरिएंसेस इज मैट। उसके बाद फिर हमने टी टेस्ट किया। हाउएवर द टी टेस्ट रिजल्ट्स शो that there is a significant difference in means of research attitudes between public and private university teachers। तो जो टी टेस्ट किया था उसमें हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया था, और उसकी पी वैल्यू 0.000 आई थी, क्योंकि बहुत कम थी। तो हमने ये कंक्लूड किया कि जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं उनके जो रिसर्च एटीट्यूड्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और फिर फर्दर हमने ये देखा कि जो मीन स्कोर्स थे उनको देखते हुए, जैसे कि इस टेबल में भी हमने यहाँ पे दिखाया है कि मीन स्कोर्स में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज का मीन जो है 42.4 है और पब्लिक सेक्टर का 33.9 है। तो इसमें डिफरेंस है, तो वो भी हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है इस तरीके से कि हमारा जो हमें ये पता चला कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रिसर्च एटीट्यूड में डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट है, और साथ में ये बता दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्कोर जो है वो स्लाइटली हायर है देन द पब्लिक यूनिवर्सिटी टीचर्स।
और फिर हमने इफेक्ट साइज कैलकुलेट किया था कोहन्स जी, उसको रिपोर्ट किया। द इफेक्ट साइज रिप्रेजेंटेड बाय कोहन्स जी वाज लार्ज, डी 1.48, indicating a substantial difference between the groups in terms of research attitude. तो ये पूरा हमारा टी टेस्ट का एप्लीकेशन था जो कि हमने एक्सेल में किया, और इसको हमने पूरे एक कॉन्टेक्स्ट में देखा, और फिर उसको हमने रिपोर्ट किस तरह से किया है उसमें भी हमने सारी चीज़ें रिपोर्ट की हैं। कि पहले हमने एफ टेस्ट को रिपोर्ट किया, फिर हमने टी टेस्ट को रिपोर्ट किया उसकी फाइंडिंग्स को, और फिर हमने फाइनली इफेक्ट साइज भी बताया है कि ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसका इफेक्ट साइज क्या है, और इस केस में ये एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है, सब्सटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन दोनों ग्रुप्स में आया है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।